हम बात करते हैं आशा भोसले की ज़िंदगी की इसमें, और इसमें भी मैं फोकस करूंगा जो सरनेम उनका है आशा भोसले। शादी के बाद पहली शादी उस पे उस शादी का सरनेम उन्होंने नहीं हटाया, उसको आखिरी तक वो अपने साथ जोड़ी रही और वही उनकी पहचान बना। हालांकि बाद में उन्होंने आर डी बर्मन से शादी कर ली थी, ओपी नैयर से उनका नाम जुड़ा, मराठी इंडस्ट्री में दादा कोंडके से उनका नाम जुड़ा। तो ये सारी चीज़ चलती रही है, फिल्म इंडस्ट्री है और एक व्यक्ति का अपना जीवन होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। आपको मैं पहली शादी के बारे में बताऊं क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोगों को अव्वल तो ये भी कंफ्यूजन रहा है कि भाई भोसले सरनेम है क्यों नहीं हटाया, कौन है, क्योंकि मंगेशकर फैमिली से है, ये सारी चीज़ें तो हम बात करेंगे उसकी डिटेल में। और एक किताब है आशा भोसले अ लाइफ इन म्यूजिक, ये राम्या शर्मा ने लिखी थी, 2025 में आई थी, अंग्रेजी में लिखी हुई किताब है। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि वो पहली शादी कैसी थी, क्या हुआ। तो ये है कि इन 1949 1949 की बात है, आशा एट अबाउट 16 years of age eloped with गणपत राव भोसले, a man who was 20 years older than she was। गणपत राव भोसले नाम के जो सज्जन थे, तो कहा जाता है कि ये सेक्रेटरी थे लता मंगेशकर के, तो उनके साथ जो है आशा अपना घर छोड़कर भाग गई थी और उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी और गणपत राव भोसले उनसे 20 साल बड़े थे। फॉर हर इट वॉज ऑल अबाउट लव, अ रोमांस दैट अनफॉर्चुनेटली वेंट पेनफुली सोर वेरी क्विकली। आशा के लिए तो ये प्यार था गणपत राव के लिए कि वो उनके साथ भाग गई कि ठीक है तुम्हारे साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन ये पूरा प्यार और रोमांस जो था ये बहुत ही जल्दी जो है एक तकलीफ देह जिंदगी में बदल गया। मतलब ये कुल मिला के ये शादी जो उनके लिए परेशानी का सबब तो रही, जीवन साथी तो उन्हें वैसा नहीं मिला। शी लॉस्ट हर एल्डेस्ट सिस्टर। इस शादी में सबसे बड़ी बात यही कि आशा भोसले ने अपना परिवार खो दिया और सबसे खास बात यह कि लता मंगेशकर उनसे बहुत नाराज हो गई और लता को खो दिया। एक तरीके से लता उनसे पूरी तरह से कट गई। और यहाँ पर आशा भोसले खुद बताती हैं कि इट वॉज अ लव मैरिज एंड लता दीदी डिड नॉट स्पीक टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनकी बड़ी बहन इतनी नाराज हुई कि इस लव मैरिज से लंबे समय तक उन्होंने बात नहीं की। शी डिसअप्रूव्ड ऑफ द अलायंस, उनको ये रिश्ता कतई पसंद नहीं था। वॉज दिस बिकॉज भोसले हैड बीन लताज पर्सनल सेक्रेटरी। वही मतलब यह है कि क्या इसलिए उन्हें पसंद नहीं था कि वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे वो। डिड द एल्डर सिस्टर फील गिल्टी फॉर हैविंग अलाउड हर यंगर सिबलिंग टू मीट अ मैन हु अनसुटेबल फॉर हर। तो क्या लता को ये लगता रहा कि भाई वो खुद के मन में गिल्ट फील करती रही, तो क्या लता को ये लगता रहा कि भाई मेरे पर्सनल सेक्रेटरी के साथ वो भाग गई हैं तो क्योंकि वो व्यक्ति मेरे ही थ्रू मेरी छोटी बहन से मिला है, तो कहीं ना कहीं क्या ये उनके मन में गिल्ट था। दैट माइट नेवर बी स्पोकन ऑफ बट द एलोपमेंट कॉज्ड अ रिफ्ट दैट लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स। तो इस बारे में तो कभी खुलकर बात नहीं, लेकिन ये जो आशा घर छोड़कर चली गई थी, भाग के उन्होंने शादी कर ली थी, कई वर्षों तक जो है दोनों के बीच इस बारे में मतलब लंबे समय तक जो है बातचीत भली नहीं हुई, लेकिन उनके बीच में एक दूरी जरूर आ गई थी। द मैरिज वॉज अ पेनफुल वन फॉर आशा। आशा के लिए ये शादी जो है बहुत मुश्किल थी, दर्द भरी थी। बट इट इंस्टॉल्ड स्टील इन टू हर स्पाइन एंड मेड हर अ स्ट्रॉन्ग रिसिलियंट वुमेन। लेकिन यही शादी जो थी, जो हालात उस शादी के बाद बने थे, उन्होंने आशा को बहुत मजबूत बनाई। या सारी कहानी जो है आशा ने खुद ही इस किताब में बताई है। इट वुड लॉजिकली हैव पुट इमोशन इनटू हर वॉइस टू। और उनकी आवाज में वही होता है कि आदमी जब परिस्थितियों में पड़ता है, मुश्किल परिस्थितियों में, तो वो न केवल मजबूत बनता है, और ये किताब लिखती है कि इट वुड लॉजिकली हैव पुट इमोशन इनटू हर वॉइस टू। जीवन के अनुभव हैं जिन परिस्थितियों से वो गुजरी, तो लॉजिकल यह है कि उन हालात ने, उन परिस्थितियों ने जो है उनके जो आवाज़ थी उसमें इमोशंस भी पैदा किए। एडिंग पैथोज, सॉरो, डेप्थ एंड एम्पैथी टू हर म्यूजिक। ये सारे जो भाव, सुख के गहराई है आवाज़ में, ये सारी चीज़ें, और म्यूजिक के लिए जो लगाव, प्यार, लगन जो है, वो सारी चीज़ें हैं। रूमर हैज इट दैट गणपत राव वॉज अ ड्रंकार्ड हु बीट हिज वाइफ even when she was pregnant, very often resulting in her needling hospitalization। अब ये रूमर्स, किताब लिख रही कि इस तरह की रूमर्स उस दौर में भी थी, और आज भी कहा जाता है कि गणपत राव जो था वो व्यक्ति शराबी था। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को, मतलब आशा जब प्रेग्नेंट थी तब वो उनको पीटता भी था, और इतनी बुरी तरह से कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाती थी।
आशा एक्सप्लेन्स, अब आशा खुद बताती हैं, द फैमिली वॉज वेरी कंजर्वेटिव एंड दे कुड नॉट हैंडल अ सिंगिंग स्टार फॉर अ डॉटर इन लॉ। ये बड़ी समस्या, एक बड़ी पारंपरिक परिवार था, बहुत ही कंजर्वेटिव परिवार था, और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि भाई उनकी जो बहू है वो सिंगिंग स्टार हो। अब वो ज़माना आप समझ सकते हैं कि किस तरह का, एक तो वैसे ही बहुत ही परंपरावादी और एक अलग तरह का नज़रिया था महिलाओं को लेकर कि उन्हें काम नहीं करना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। और वैसे में एक बहू परिवार की जो गाना गाती है, और उस वक्त परिवार भी बड़े हुआ करते थे, आजकल तो छोटे छोटे पति पत्नी और बच्चे ही होते हैं, मगर वहाँ सास ससुर देवर ननद ये सब कुछ हुआ करता था, और रिश्तेदार जो थे वो सब बहुत दूर नहीं हुआ करते थे, आसपास ही रहा करते थे। तो ऐसे कंजर्वेटिव परिवार की जब वो बहू बनी और गाना गाने जाती थी, और निश्चित रूप से उनको नाम शोहरत मिलती ही थी जब फिल्मों में गाएंगी, ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती थी। और जो गणपत राव थे वो आशा भोसले से लगभग 20 साल बड़े थे, तो एज डिफरेंस भी बहुत ज़बरदस्त था। फिर ये बातें भी जो चलती रही कि भाई वो उनके साथ मार पिटाई किया करते थे प्रेगनेंसी की हालत में भी, और हॉस्पिटलाइजेशन तक हो जाता था, ये सारी चीज़ें। तो आशा खुद बता रही हैं ये सारी चीज़ें कि भाई ये इस तरह का परिवार था। माई हस्बैंड वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, उनके पति जो थे वो खुद कह रही कि उन्हें बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, जल्दी गुस्सा आ जाता था। मे बी ही लाइक टू इन्फ्लिक्ट पेन, मे बी ही वॉज अ सैडिस्ट। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या वो व्यक्ति सैडिस्ट था? उन्हें लगता है कि हो सकता है भाई, एक तो इतना लंबा एज का गैप था 20 साल का, और स्वाभाविक है वो जब उनसे इतनी छोटी थी वो वैसे भी कंट्रोल में थी, और वो व्यक्ति शायद हर तरह से कंट्रोल चाहता रहा होगा और सैडिस्ट किस्म का था। बट नो वन वुड हियर अबाउट इट आउटसाइड। आई गेव हिम रिस्पेक्ट, नेवर क्वेश्चन व्हाट ही डिड, आई जस्ट डिड माई ड्यूटी एज पर हिंदू धर्म। तो अब ये है एज डिफरेंस के साथ साथ वो जो दौर था, वो जो समय था, तो उसमें वही हुआ कि वो अपने पति को जो सम्मान देना चाहिए वो देती रहीं, जैसा कि एक हिंदू धर्म में एक पत्नी से अपेक्षा की जाती, उम्मीद की जाती है। और कभी उस व्यक्ति से सवाल नहीं पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, क्यों करते हो, मतलब मार खा के भी अस्पताल में भर्ती होना, ये वाली बातें भी है। देयर वॉज कंटिन्यूअस एब्यूज एंड इल ट्रीटमेंट एंड फाइनली आशा वॉज आस्क्ड टू लीव। ये सारी चीज़ें चलती रही उनकी ज़िंदगी में। ये हम उनकी पहली शादी की चर्चा कर रहे हैं, जो साथी दर्शक हमारे देर से जुड़े हैं। गणपत राव भोसले जो थे, जिनके साथ 1949 में आशा भोसले ने भागकर शादी की थी, ये पहली शादी का किस्सा है। तो उनके साथ किस तरह का मिसबिहेव, इल ट्रीटमेंट ससुराल में होता था, खासतौर पर पति करते थे, यहाँ पूरा जिक्र उन्हीं का है। फाइनली ये हुआ कि एक दिन उनसे जाने को कह दिया गया, क्योंकि वो सिनेमा में गाती थी और एक धीरे धीरे उनकी पहचान बन रही थी, पैसा कमाती थी। तो आशा भोसले बताती कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय यंगेस्ट सन, माय थर्ड चाइल्ड आनंद, मतलब सोच लीजिए इन हालात में भी उनके 2 बच्चे हो चुके थे, वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थी। और फिर वो लिखती हैं, फिर वो बताती हैं कि स्थिति तब ये हुई जब तब उनसे निकल जाने को, घर छोड़कर चले जाने को कहा गया, जब उनका तीसरा बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था आनंद, वो एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब वो उनके गर्भ में था। आई वेंट बैक टू माई मदर, सिस्टर्स एंड ब्रदर, और उस हालत में आशा जो है अपने घर वापस लौटी, अपनी माँ के पास, बहनों के पास और भाई के पास में। देयर वर थॉट्स लिया जाए, तो इन हालात में जब वो अपने घर लौट गई, माँ बहन के पास में, भाई के पास में, तो इतनी तकलीफ में थी, उन्हें लगा कि भाई अब ठीक है, इससे अच्छा तो है अपना जीवन ही खत्म कर लिया जाए। और आशा खुद बताती हैं कि ऑन वन ओकेजन आई फेल्ट आई शुड किल माई सेल्फ। एक समय तो उन्हें ऐसा लगा कि खुद अपनी जान ले ली जाए। आई वॉज 4 months प्रेगनेंट एंड फाउंड माई सेल्फ इन हॉस्पिटल वेयर द कंडीशंस वर सो बैड। तो ये हालात बने कि भाई 4 महीने की प्रेगनेंसी थी और वो खुद को मार देना चाहती थी, और उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी कोशिश भी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब उन्होंने अपने आप को जान से मारने की कोशिश की और फिर जब उनको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। उनका कहना है कि कंडीशंस वहाँ पर इतनी बुरी थी अस्पताल में कि उन्हें लगा कि मैं कहीं नर्क में आ गई हूँ। आई थॉट आई हैड लैंडेड इन हेल। आई वॉज इन मेंटल एगनी, मानसिक समस्या जो परेशानी थी वो समझा ही जा सकता है किन हालात में। सो आई सॉलोड अ बॉटल ऑफ स्लीपिंग टैबलेट्स, नींद की गोलियों की पूरी भरी हुई बोतल जो है वो मैंने खा ली थी। बट द लव आई हैड फॉर माई अनबॉर्न चाइल्ड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई डिड नॉट डाई। तो कहती हैं कि शायद जो मेरा होने वाला बच्चा था उसके लिए एक मेरी माँ की ममता या प्यार जो भी था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे मौत नहीं आई, मैं मरी नहीं। आई वॉज ड्रैग्ड बैक टू लाइफ टू लिविंग, और वापस ज़िंदगी ने मुझे
खींच लिया, मैं जिंदा रही। तो सम से हर इन लॉज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्यूज। अब इस किताब में लिखा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो सारी आशा जी के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही थी जो उनके पति कर रहे थे, जो गाली गलौज, मारपीट और जिस तरह का भी हैरासमेंट था, वो सारा जो है वो उसके लिए वो ससुराल के लोग जिम्मेदार थे। बट आशा फर्मली स्टेट्स, मगर आशा इस बात कहती हैं कि आई डू नॉट ब्लेम एनी वन एंड हैव नो इल विल। उनका मैं किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती और ना उनके बारे में बुरा सोचती हूँ। आई फील इफ आई हैड नॉट मेट मिस्टर भोसले, इफ आई हैड नॉट गॉट मैरिड, आई वुड नॉट हैव लेफ्ट होम, आई वुड नॉट हैव बिकम अ सिंगर, आई वुड नॉट हैव हैड सच वंडरफुल किड्स, सच ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। अब देखिए एक व्यक्ति कितना इन नेगेटिव हालात में भी कैसे पॉजिटिव ढंग से सोचता है और उन हालात से लड़ने की उसकी ताकत जो है ये बात बताती है। जैसे आशा भोसले कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती, मेरे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। उनका कहना है कि अगर मुझे मिस्टर भोसले नहीं मिले होते या मेरी उनसे शादी नहीं होती, उनके लिए अगर मैंने अपना घर नहीं छोड़ा होता, तो मैं सिंगर भी नहीं बन पाती, ना मेरे इतने अच्छे बच्चे होते, इतने प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन होते। ये पूरा लाइफ को पॉजिटिव ढंग से देखने का तरीका है। शी पॉजेज फॉर अ मोमेंट, इफ आई हैड नॉट मेट भोसले आई वुड नॉट हैव बिकम आशा भोसले। अब ये एक बड़ी बात है कि अगर मैं भोसले से नहीं मिली होती तो मैं आशा भोसले नहीं बनी होती। फॉर हर लाइफ टर्न्ड आउट ओके, जिंदगी में जो भी हुआ ठीक हुआ। अब वो अपनी जिंदगी की कहानी आगे बताती कि शादी में और क्या हुआ, वो क्या सोचती थी। आई थॉट वंस माई हस्बैंड सेट अप अ बिजनेस बिकेम स्टेबल आई वुड क्विट सिंगिंग। सिंगिंग में जम जाने के बावजूद आशा भोसले यही सोचती रही कि भाई एक बार मेरे पति का बिजनेस जम जाए, जो भी बिजनेस वो कर रहे हो, जिंदगी में उनके कैरियर में स्थिरता आ जाए तो मैं गाना छोड़ दूंगी। बट वंस आई स्टार्टेड इट वॉज डिफिकल्ट टू क्विट। और होता है जब एक बार आप शुरुआत कर दें और आपका कैरियर बन जाए, आप आगे बढ़ने लगे, तो फिर पीछे आना ज़रा मुश्किल होता है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आई थॉट गॉड हैज सेंट मी फॉर दिस जॉब, आई शुड नॉट गो अगेंस्ट हिज विशेस। दरअसल यही जहाँ पे दरारें आना शुरू होती है। उनका नाम बढ़ रहा था, उनका काम बढ़ रहा था, और फिर जब उन्होंने ये सोच पीछे चली गई कि पति का काम जम जाएगा तो फिर मैं छोड़ दूंगी गाना ये वो, लेकिन जब सब बहुत आगे बढ़ गई तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने शायद मुझे इसी काम के लिए भेजा है, मुझे गाने के लिए ही भेजा है और मुझे जो है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इट वॉज नॉट ईजी, नथिंग लाइक द ड्रीम सिनेरियो इन द मूवीज दैट शी सैंग फॉर। फिल्मों में होता है सब गुड गुड होता है, बढ़िया बढ़िया होता है, लेकिन जिंदगी में ऐसे ड्रीम सिनेरियो जो है वो रियल में नहीं बन जाते हैं। आई बिलीव दैट वन कुड सर्वाइव ऑन लव एंड फ्रेश एयर बट दैट इज ओनली पॉसिबल इन फिल्म्स। वही होता है ना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई ठीक है कहीं भी रह लेंगे, जंगल में रह लेंगे, झोपड़े में रह लेंगे, हवा पानी से काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। जिंदगी में बहुत सारी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये हवा पानी प्यार जो है वो उसी के बल पर हम रह लेंगे, ऐसा फिल्मों में ही हो पाता है। इन रियल लाइफ व्हेन पॉवर्टी हिट्स यू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप। ये बात एकदम सच है। मतलब प्यार मोहब्बत के वादे और वो सपने भले ही अपनी जगह पर हो, रियलिटी में यही है कि जब गरीबी आती है, जब अभाव आते हैं, तो फिर उनसे निपटना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही कुछ जो है आशा भोसले की लाइफ में हो रहा था। वो बताती हैं कि बट आई एम समवन हु हैज़ लर्न टू लाफ थ्रू ऑल द ट्रबल्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और यही बड़ा जीवट का काम होता है कि जब आपके सामने मुश्किल समय आए, जब आपके साथ कठिन समय आए, तब आप हंसते रहें उन मुश्किलों में भी। माई हस्बैंड हैड अ सैलरी ऑफ मेयरली ₹100 एंड वी स्टेड इन अ स्मॉल 1 रूम टेनेमेंट इन द नॉर्दर्न मोस्ट सबर्ब ऑफ बोरीवली। ₹100 उस वक्त उनके पति की जो तनख्वाह थी, जो भी वो काम कर रहे थे, किराए के 1 रूम के कमरे में रहते थे, जो बोरीवली सबर्ब है मुंबई का। अब तो खैर बोरीवली भी जो है वो मुंबई ही है, मगर ये वो दौर है 1940s का और 50s का। मतलब बोरीवली मतलब बहुत दूर मुंबई से, तो नॉर्दर्न सबर्ब, तो ये एकदम वो इलाका जो पिछड़ा इलाका है। अब तो ये मुख्य मुंबई का हिस्सा है बोरीवली। तो उस वक्त वहाँ पर हम बोरीवली में एक कमरे में जो है वहाँ रहा करते थे किराए पर। ₹100 तनख्वाह थी। ओनली आई नो हाउ आई स्ट्रगल्ड इन दोज ईयर्स। आई यूज टू ट्रेवल इन क्राउडेड लोकल ट्रेन्स। ये एक मुंबई की बड़ी तस्वीर है। लोकल ट्रेन्स का स्ट्रगल तब भी था, मतलब जिस तरह की भीड़ भाड़ और जो वो मारा मारी मचती है क्राउडेड ट्रेन्स जो है, उनका मामला जो है ये।
तो आशा जी वही कह रही हैं कि भाई हम बोरीवली रहते थे और वहाँ से, और उस वक्त इंडस्ट्री जो थी वो दादर बांद्रा ये तो, अब तो अंधेरी और जुहू इस तरफ आ गई हैं, लेकिन तब और आगे दादर के आसपास, क्योंकि साउथ बॉम्बे से इस तरफ नॉर्थ में चला है। तो पहले तो एकदम जो चर्चगेट वाला जो इलाका है एकदम अंग्रेज़ों के ज़माने का वही सब, और धीरे धीरे अगर आप मुंबई की ज्योग्राफी जैसे जानते हैं तो फिर वो नॉर्थ में बढ़ता चला गया। तो उधर शुरुआती फिल्म इंडस्ट्री जो है वो करीब फिर दादर वगैरह जो 40s का टाइम आया, तो दादर फिर बांद्रा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। अब तो गोरेगांव और बोरीवली भी इंडस्ट्री अब तो विरार तक है, आप कह सकते हैं। बहुत सारे फिल्मों में काम करने वाले लोग जो हैं पर्दे पर या पर्दे के पीछे, तो विरार तक जो है यहाँ लोग रहते हैं, और विरार से अंधेरी बांद्रा जुहू ये सारा कुछ भी नहीं, मतलब मिनिमम दूरी मान लीजिए, मगर उस वक्त बहुत थी। तो उस दौरान वो कह रही हैं कि उस वक्त ये स्ट्रगल करना, क्राउडेड ट्रेन्स में ट्रैवल करना नॉर्थ बोरीवली से मुंबई के लिए, फ्रॉम वन रिहर्सल टू अनदर, ये भी एक चीज़ है। स्टूडियोज अलग अलग जगह हुआ करते थे, महालक्ष्मी से लेके इधर बांद्रा तक, तो आपको रिहर्सल के लिए एक स्टूडियो से दूसरे हिस्से जाना, दूसरे महानगर सबर्ब में जाना है, और उसके लिए आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। वन रिहर्सल टू अनदर, वन रिकॉर्डिंग टू द अदर विथ माई स्मॉल चाइल्ड, और साथ में बच्चा भी है छोटा। तो ये स्ट्रगल था। बट थ्रू आउट दैट डिफिकल्ट पीरियड देयर वॉज अ बिलीफ इन माई सेल्फ दैट आई हैड टू गिव माई चिल्ड्रन अ बेटर लाइफ। तो माँ थी, वो यही सोचती थी कि जो भी हो, मन में ये ठान रखा था कि भाई जो भी जैसा भी दौर है, बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है। इवन टुडे, सो मैनी ईयर्स आफ्टर दैट बिटर सेपरेशन, आशा डज नॉट badmouth her former husband और his family और let her children do so। ये एक जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा है कि भाई भले ही सेपरेशन हुआ, उन्हें घर से निकाल दिया, वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने जान देने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरी समय तक, जब ये किताब तो अभी 25 में ही आई है लास्ट ईयर और 26, तो आशा ने कभी भी उस सेपरेशन के बारे में कोई कड़वाहट नहीं जाहिर की, कोई नाराज़गी, कोई बुरी बातें अपने पति के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में नहीं कही, और ना ही अपने बच्चों को ऐसा करने दिया। एट मोस्ट शी हैज सेड, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहती हैं, आई डिड नॉट मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। अब ये खास बात, मतलब बोले मैं उस रिश्ते से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई, उस रिलेशनशिप से। आई वॉज रिमूव फ्रॉम इट, मुझे निकाला गया, मैं अपनी तरफ से नहीं निकली, मुझे निकाला गया वहाँ से। एंड शी गिव्स नो एक्सप्लेनेशन बिसाइड्स सिंगिंग इन फिल्म्स वॉज ओके बट ही गणपत राव भोसले वॉज सस्पिशियस। अब समस्या देखिए, कहानी धीरे धीरे कैसे खुलती है। समस्या ये नहीं थी कि वो आदमी दारू पी रहा था, वो आदमी मारपीट कर रहा था, या घर में जो झगड़े थे, तनाव था, पैसा नहीं था, गरीबी नहीं थी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, घर से निकाल दिया। वो फिल्मों में गाना गाने तक की तो बात ठीक थी कि उस पर भी अगर झगड़े तनाव, मगर वो व्यक्ति सस्पिशियस था, वो संदेह करने लगा था, वो शक करने लगा था। ही थ्रू मी आउट, और इसीलिए उस व्यक्ति ने जो है मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बट एनी एलिगेशंस ऑफ लीविंग हर मैरिज फॉर समवन with more money are met with fire's defense. If I was money mad, I would not have married Mr. Bhosle, who was earning ₹100 a month. I had have married a लखपति। तो बात वही है कि भाई लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई क्योंकि उनके पति गरीब थे इसलिए पति को छोड़ दिया, उस रिश्ते से अलग हो गई, बाहर आ गई। लेकिन आशा भोसले यही कहती रही कि भाई अगर मैं मनी माइंडेड होती तो फिर एक ऐसे आदमी से शादी नहीं करती, ऐसे आदमी के साथ भाग नहीं जाती जो उस वक्त सिर्फ 100 रुपये महीना कमाया करता था, मैं किसी लखपति से शादी करती। भोसले डाइड इन 1966 में गणपत राव भोसले की मौत हो गई। बट टिल 1970 एज लॉन्ग एज हिज मदर वॉज अलाइव आई सपोर्टेड द फैमिली, शी सेज। अब ये देखिए, ये खास बात, मतलब कि भले ही उनके जो पति थे उनकी मौत 1966 में हो चुकी थी, लेकिन आशा भोसले की सास जो थी, मतलब गणपत राव भोसले की माँ, 1970 तक जिंदा थी। तो वो बाकायदा उस फैमिली को सपोर्ट करती रही। मतलब भाई उस फैमिली की हालत तो सुधरी नहीं होगी, ये बात तो तय है। अगर आशा की स्थिति तो सुधर चुकी थी, वो एक बड़ी और एस्टेब्लिश सिंगर हो चुकी थी, इस समय तक पैसा कमा रही थी, तो वो उस फैमिली को, अपनी सास जब तक उनकी जिंदा थी, उनके पति के न रहने के बावजूद जो है वो लगातार सपोर्ट करती रही। शी सेज, इट इज़ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मच दैट इवन टुडे आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, नो मैटर फ्रॉम विच स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी दे आर। वो यही कह रहे हैं कि भाई जो हालात देखे, हालात आदमी को बहुत सिखाते हैं, वो बताते हैं कि किन किन मुश्किलों से, कैसी गरीब परिस्थितियों में आदमी
गुजारा करता है, तो वो हर व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए उनके मन में सम्मान है और इसीलिए उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उस फैमिली को। माई चिल्ड्रन डू नॉट लाइक इट व्हेन आई स्पीक टू माई वॉचमैन और द गार्डनर, बट आई टेल देम दैट दिस इज द वे आई एम। ये होता है, देखिए पुराने लोग हैं, उन्होंने ज़िंदगी देखी है। अब जो नई पीढ़ी बंगलों में शानो शौकत में पैदा हुई, जिन्होंने कार से नीचे कदम नहीं रखा, जिन्हें सारी सुख सुविधाएं पैदा होते सी मिली, जिसको आप कह सकते हैं कि चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए, तो वही कहती हैं कि भाई मेरे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन जिन्होंने वो दौर ही नहीं देखा, तो बोले अब जब मैं कभी चौकीदार से, बागवान से, माली से बात करती हूँ तो भाई उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते भाई ये किन से बात कर रही, तो बोले मैं कहती हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ। इट इज़ डेंजरस टू बी अ कॉम्प्लिसेंट, आई एम मूव फट। ये एक बात है। आशा भोसले के बारे में ये हमेशा रहा है कि वो जो भी हैं वो खुल के कह देती हैं और उनकी इमेज इसी तरह की रही। मतलब कि एक तो घर में छोटी होने की वजह से तो ये भी माना गया कि भाई एक छोटा बच्चा जो होता है थोड़ा सा चंचल होता है, तो उनकी एक इमेज रही है। तो आशा भोसले की ये कहानी है और किस तरह से उनको पहली शादी में से गुजरना पड़ा। दूसरी शादी का इस बीच उनके फिल्म इंडस्ट्री है तो अफेयर्स की चर्चाएं भी होती रहती हैं यहाँ पर, चाहे एक्टर हों, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हों, सिंगर हों। तो कभी ओपी नैयर के साथ में मराठी इंडस्ट्री में दादा कोंडके का, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, वहाँ भी ये बात थी कि आशा भोसले दादा कोंडके से शादी करना चाहती थी मगर दादा कोंडके ने शादी नहीं की। कोशिश करूँगा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हिंदी में तो उस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन मराठी में उस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती कि भाई एक दौर में दोनों के बीच में काफ़ी रोमांस था और आशा चाहती थी, मगर आशा की कुछ शर्तें भी थी। ये एक मज़ेदार बात है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले किसी वीडियो में।